हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी विजन एंड दिस इज़ लवली पांडे। हम लोग क्लास 9 की साइंस पढ़ रहे थे। हमारा चैप्टर 5 चल रहा था, दी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। लास्ट वाली जो वीडियो थी उसमें हम पढ़ रहे थे ऑस्मोसिस के बारे में। हमने एक सेल के बारे में देखा था। उसे जब डिफरेंट सॉल्यूशन में रखते हैं, जैसे कि एक हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन था, एक हमारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन था और एक हमारा आइसोटोनिक सॉल्यूशन था, तो उसमें किस तरह से जो सेल का ऑब्जर्वेशन हमें मिलेगा, सेल्स जो है स्वेल करेगी या तो फिर श्रिंक कर जाएगी या फिर उसका जो शेप था एज इट इज़ रहेगा जिस सॉल्यूशन में, तो उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो अगर आप कोई वीडियो अगर देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो आप जाके सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और नहीं तो जब वीडियो एंड करती है तो सब्सक्रिप्शन का बटन होता है वहाँ पे, तो वहाँ उस बटन को क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और उसके बगल में प्लेलिस्ट होगा, ठीक है। प्लेलिस्ट में चैप्टर 5 का अभी तक हम जितने भी वीडियोस किए हुए हैं कवर, वहाँ पे वो वीडियो डाले हुए होंगे। और अभी देखना आई बटन ऊपर आपको दिख रहा होगा राइट साइड में, तो वहाँ पे देखना, वहाँ पे देखना आई बटन में इसकी पहले वाली जो वीडियो थी चैप्टर की, शॉर्ट वीडियो की मैं बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। चैप्टर की जो पहले वाली वीडियो थी वहाँ पे आपको उसका मिल रहा होगा नोटिफिकेशन, तो वहाँ से पहले वाली वीडियो को आप देख सकते हो अगर ये वीडियो देख रहे हो और वो वाली वीडियो नहीं देखे हो तो। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के बीच में वीडियो को शेयर करना। अभी देखो हम ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ रहे थे, लास्ट में हम स्टॉप किए थे। ऑस्मोसिस को लेकर ही एक एक्टिविटी हम करने जा रहे थे, ठीक है। तो उसे आज वहीं से हमें स्टार्ट करनी है। यहाँ पे देखो ऑस्मोसिस विथ एन एग। आज हम एग का ऑस्मोसिस पढ़ेंगे कि हमने अगर एग लिया हुआ है तो उसमें ऑस्मोसिस को हमें किस तरह से देखने को मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, एग के ऊपर वाला जो सेल होता है, ठीक है, ऊपर वाला जो सेल होता है जो क्या होता है, टफ होता है, बहुत ही ज़्यादा सेल को प्रोटेक्ट किए रहता है, वो कैल्शियम कार्बोनेट का होता है वो मोस्टली बना हुआ, ठीक है। तो उसको सबसे पहले क्या करना है, आपको रिमूव करना है, रिमूव कर देना है सेल को ऑफ एन एग। अब रिमूव कैसे करेंगे, तो आपको उसे हैंड से रिमूव नहीं करनी है कि बॉयल कर लिए रिमूव करनी है, वैसे नहीं करनी है। यहाँ पे आपको सिंपली एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना है और वो भी डाइल्यूट लेना है, ठीक है। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेके आपको उस एग के ऊपर क्या करना है, पोर कर देना है, ठीक है, गिरा देना है। गिराने के बाद देखना वो जो सेल है वो अपने आप क्या हो जाएगा, हट जाएगा। क्यों? क्योंकि जो कैल्शियम कार्बोनेट है ना, सेल का बना हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट से, उसका कंपोनेंट है, तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम क्लोराइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, इसी तरह के प्रोडक्ट्स बनाएंगे एंड वो वहाँ से हमारा सेल जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अब हमारा सेल तो हट गया ऊपर वाला। अब देखना टच करने के बाद एक सॉफ्ट सा आपको थिन आउटर स्किन अभी भी आपको दिखेगा, ठीक है, जिसके अंदर सेल के जो लिक्विड कंपोनेंट्स होते हैं वो अंदर होंगे। तो वो उसे आपको नहीं हटाना है, बस ऊपर वाला जो कैल्शियम कार्बोनेट वाला जो टफ सेल था उसे हटा देना है। अब क्या करना है, एग को लेना है एंड प्योर वाटर में डाल देना है, और वाटर में डालने के बाद लगभग 5 मिनट्स तक आपको वेट करना है, ये देखने के लिए कि कुछ रिजल्ट नज़र आ रहे हैं, कुछ आपको ऑब्जर्वेशन मिलेगा। अब आपको बोल रहा है कि व्हाट टू वी ऑब्जर्व, हमें क्या देखने को मिलेगा, तो यही देखने को मिलेगा जो एग है वो स्वेल कर जाएंगे, ठीक है, फूल जाएंगे, बिकॉज वाटर पासेज इनटू इट बाय ऑस्मोसिस। जो वाटर है वो क्या करेगी, एक में चली जाएगी, अंदर चली जाएगी। एंड हमें पता है कि जो वाटर चली जाती है सेल के अंदर तो ऑस्मोसिस के प्रोसेस से जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वाटर है वो एक के अंदर चली जाएगी, ऑस्मोसिस हो गया। अब आपको अगर यहाँ से पूछा जाए कि ये जो यहाँ पे ऑस्मोसिस हुआ है और एक जो स्वेल कर गई, तो कौन सा सॉल्यूशन होगा, आप बता सकते हैं। पिछले वाली वीडियो को आपने अगर देखा होगा तो आपको जो देखे होंगे उन्हें तो समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे कौन सा सॉल्यूशन होगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा। क्योंकि जब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होती है तब भी क्या होते हैं, सेल के अंदर वाटर चला जाता है, ठीक है, सॉल्वेंट चला जाता है, वो स्वेल कर जाते हैं। अब यहाँ पे देखना आपको बोल रहा है सेकेंड एक्टिविटी में क्या बोल रहा है, प्लेस अ सिमिलर डीसेल्ड एग इन अ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन। इस बार क्या करना है कि वही एग लेना है, लेकिन इस बार हमें सॉल्यूशन तैयार करना है सॉल्ट का, ठीक है।
नमक डाल के सॉल्यूशन तैयार करना है। और यहाँ पे देखो एक टर्म आया है कॉन्सनट्रेटेड, ठीक है। कॉन्सनट्रेटेड कहने का मतलब क्या है, सॉल्यूट पार्टिकल्स ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। तो ये कॉन्सनट्रेटेड और सॉल्यूट पार्टिकल यहाँ पे क्या है, सॉल्ट है हमारी। तो सॉल्ट का सॉल्यूशन तैयार करेंगे, उसमें अब हम एक को क्या करेंगे, डिज़ोल्व कर देंगे, डाल देंगे, ठीक है। डिज़ोल्व नहीं होगा, सिंपली होगा प्लेस करना, ठीक है। डिज़ोल्व का मतलब क्या होता है, किसी लिक्विड को घोलना, ठीक है, जो कि अच्छे से घुल जाएगा। पर यहाँ पे एक सॉलिड चीज़ हम डाल रहे हैं तो सिंपली हम बोलेंगे प्लेस करेंगे, ठीक है, रखेंगे उसमें। एंड ऑब्जर्व करो, यहाँ पे भी 5 मिनट्स तक आपको क्या करना है, उसमें आपको डाल के ऑब्जर्व करना है कि आपको कुछ रिजल्ट मिल रहा है या नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, एक जो है वो श्रिंक कर जाएगा, ठीक है, सिकुड़ जाएगा। अब आपको पता है ना सेल कब सिकुड़ता है, वो सॉल्यूशन क्या होगा बता सकते हैं, वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो इस बार हमारा जो ऑस्मोसिस हुआ है वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में हुआ, इसलिए जो हमारा सेल है दैट इज़ एक जो हमने लिया है वो श्रिंक कर गया है, ठीक है। अब सारे सवाल को तो हमने पढ़ लिया, वाई का क्यों कैसे, तो ये तो हमने जान लिया। अब आपको बोल रहा है वाटर पासेज आउट ऑफ द एग सॉल्यूशन इनटू द सॉल्ट सॉल्यूशन बिकॉज द सॉल्ट सॉल्यूशन इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड। ये आपको पता होगा, ये हमने यहाँ पे पढ़ा है ना, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या है, जो सॉल्ट सॉल्यूशन है वो कॉन्सेंट्रेटेड है, तो उसी के कारण क्या होगा, जो वाटर है वो एक से बाहर निकल जाएगा, एक जो है उससे वाटर बाहर निकल जाएगी एंड जो एग है वो श्रिंक कर जाएगा। एक काम करेंगे, हम ऑस्मोसिस का भी एक शॉर्ट वीडियो डाल देंगे, ठीक है। उससे हम ये जो यहाँ पे जो टर्म यूज़ किया है सॉल्ट सॉल्यूशन लेंगे, वो भी कॉन्सेंट्रेटेड लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको बोल रहा है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सॉल्ट सॉल्यूशन जो था वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड था। तो ये चीज़ हमको नहीं लगता है कि आपको उतना अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, बस इतना समझ में आ रहा होगा कि हाँ वाटर जो है वो बाहर निकला, ठीक है। तो ये तब क्लियर होगा जब हम ऑस्मोसिस का भी एक शॉर्ट वीडियो लेते आएंगे। तो जैसे हमने डिफ्यूज़न का लाया है उसी तरह से ऑस्मोसिस का भी एक हम शॉर्ट वीडियो लेते आएंगे, जिससे यहाँ पे सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन डाइल्यूट को लेकर जो टर्म यूज़ किया गया वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब आपको बोल रहा है कि जो सिमिलर हमने जो भी एक्टिविटी किया है उसी तरह से हम रेजिन्स हो गई हमारी, किशमिश हो गई हमारी, एप्रिकॉट्स हो गई। एप्रिकॉट क्या होती है, एक फ्रूट होती है, ठीक है, फल होती है, तो उसके साथ भी हम ट्राई कर सकते हैं। फिर यहाँ पे देखो एक्टिविटी 5.4 क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे आपको बोलता है पुट ड्राइड रेजिन्स और एप्रिकॉट्स इन प्लेन वाटर, ठीक है। उसी तरह से ले लेना है रेजिन्स को, एप्रिकॉट को, एंड एक प्योर वाटर में डालना है एंड कुछ समय के लिए क्या करना है, उसे देखना है, ऑब्जर्व करना है, ठीक है। फिर सेकेंड केस में उसी तरह से हमें कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन लेनी है, या तो आप चीनी की ले लो या तो फिर नमक की ले लो, ठीक है, एंड उसे ऑब्जर्व करो। अब आपको बोल रहा है क्या, यहाँ पे देखना, जब प्योर वाटर में जब हमने रखा हुआ है रेजिन्स को या एप्रिकॉट को, तो वो क्या करेगी, वाटर को गेन करेगी एंड वाटर उसके अंदर जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा वो जो सब्सटेंस हमने लिया है रेजिन्स और एप्रिकॉट वो स्वेल कर जाएगा, ठीक है। तो ये भी हमने समझ में आ गया। और जो सेकेंड वाली केस में होगी क्या होगी, जब हम उसे कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में पुट करेंगे तो इसके अंदर से क्या है, वाटर बाहर निकलेगा, ठीक है। बाहर निकलने के कारण जो हमारा किशमिश है वो क्या हो जाएगा, श्रिंक कर जाएगा, ठीक है। ये श्रिंक कर गया और ये इसका नॉर्मल शेप हो गया, तो वो श्रिंक कर जाएगा। यहाँ पे भी हमने देखा था कौन कौन सा सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, यहाँ पे भी हमने देख लिया। अब यहाँ पे देखो, इस तरह से हमने ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ा, डिफ्यूज़न के बारे में पढ़ा, तो उसी को लेकर थोड़ा और बताया गया है कि जो यूनिसेल्युलर फेस वाटर ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारे, ठीक है, यूनिसेलुलर क्या हो गया, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हो गया, और प्लांट सेल्स, ठीक है, मोस्ट ऑफ द प्लांट सेल्स वाटर गेन करते हैं। कैसे गेन करते हैं, तो ऑस्मोसिस के थ्रू ही गेन करते हैं, जिसे हम पढ़ते आ रहे हैं। अब बोल रहा है क्या, जो ऑब्जर्वेशन होती है वाटर की बाय प्लांट रूट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का ही एग्जाम्पल है। कौन, आपको पता है बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, क्या पढ़ते आ रहे हैं कि जो प्लांट्स होते हैं, क्या पढ़ते आ रहे हैं हम कि जो प्लांट्स होते हैं हमारे वो वाटर गेन करते हैं। कैसे गेन करते हैं वाटर, तो उनका जो रूट होता है सॉइल के अंदर से क्या करता है, वाटर ले जाता है। तो ये जो प्रोसेस होता है ना कि जब उनका जो रूट है वाटर ले जाता है सॉइल से, तो वो ऑस्मोसिस के थ्रू ही होता है, ठीक है।
ये हो गया हमारा एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस। अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो डिफ्यूज़न है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब गैसेस का एक्सचेंज होना हो, ठीक है, या तो फिर वाटर का एक्सचेंज होना हो सेल के लिए, ठीक है। सेल में ही जो सारी चीज़ें होंगी एक्सचेंज होंगी गैसेस या वाटर की, तो उसमें से डिफ्यूज़न का वहाँ पे यूज़ होगा। इसके साथ साथ जो सेल है वो वाटर और गैसेस के साथ साथ कुछ न्यूट्रिशियस चीज़ इन्वायरमेंट से लेंगे, क्योंकि लाइफ को लीड करने के लिए वाटर और गैसेस के अलावा कुछ न्यूट्रिशन चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से जो मॉलिक्यूल्स डिफरेंट मॉलिक्यूल्स सेल के अंदर जाएंगे या तो फिर सेल के क्या आएंगे, बाहर आएंगे, बाहर आएंगे थ्रू अ टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट रिक्वायरिंग यूज़ ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। इसी तरह से और भी सारे जो वो लेंगे कंपोनेंट्स अंदर से सेल के लिए जो ज़रूरी है, ठीक है, लाइफ प्रोसेस के लिए इन्वायरमेंट से लेंगे, और फिर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो वेस्ट हो जाएगा उनके लिए, ठीक है, उसे वो बाहर निकालेंगे। तो इस प्रोसेस में क्या होगा, कुछ एनर्जी का उन्हें ज़रूरत होगा, ठीक है। जैसे कि अगर हम खाना खाते हैं तो देखा हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो एनर्जी मिलती है, खाने के लिए भी हमें एनर्जी चाहिए होती है, और अगर हमें हमारे कुछ बॉडी से वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट करनी है तो उसके लिए भी कुछ एनर्जी चाहिए होती है। तो इस तरह से प्लांट को भी और वो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जब उसके अंदर मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे अंदर या बाहर सेल के अंदर, तो उसमें कुछ एनर्जी की ज़रूरत होगी। तो वो जो एनर्जी का जो फॉर्म होगा ना, जिसमें एनर्जी उन्हें चाहिए होगा, वो ATP होता है। आप बोलेंगे कि ये ATP क्या है, तो ATP सिंपली एनर्जी का सोर्स हो गया, ठीक है। फॉर यूज़ के लिए या तो हम उसे यूज़ करेंगे या तो फिर कोई भी एनर्जी जो सेल अपने लिए कुछ एनर्जी जो स्टोर करेगी वो ATP के फॉर्म में ही एनर्जी को स्टोर करती है। ये हमारा हो गया। अब देखो हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में आपको बताया जा रहा है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने पढ़ा हुआ है वो फ्लेक्सिबल होती है, हमने तो देखा हुआ है, ठीक है, एंड इज़ मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कॉल्ड लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में आपको यहीं पे कंटिन्यू प्लाज्मा मेम्ब्रेन का भी बताया गया। इसके साथ साथ देखो, अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में अगर कहा जाए तो जैसे कि हम बलून ले लेते हैं, ठीक है, बलून के अंदर हम हवा डाल दें, ठीक है, तो बलून का देखना शेप चेंज होते जाता है, हवा डालते जाते हैं। तो उसी तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कंपोनेंट्स जो हैं जिस उसके अंदर होते हैं एंड वो फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। फ्लेक्सिबल होगा तभी तो कोई भी चीज़ अंदर जाएगा या फिर अंदर से बाहर निकलेगा, ठीक है। रिजिड होगा तो वो प्रोसेस तो होगा ही नहीं। एंड वो बना किससे होता है, वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बना होता है, जैसे कि लिपिड हो गया एंड प्रोटीन्स हो गए। ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होता है, कंपोनेंट्स हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर का। अब यहाँ पे देखो, हाउएवर हम जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है वो नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। उससे हम कैसे देख सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं हम उसे क्लियरली। अब यहाँ पे देखो, जो सेल का जो मेम्ब्रेन है फ्लेक्सिबल है, तो फ्लेक्सिबल होने के पीछे भी तो कुछ रीज़न होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होती है। तो वो फ्लेक्सिबल है, इसी के कारण क्या करता है, सेल कुछ फूड को, ठीक है, बाहर से इनगल्फ करेगा, अपने अंदर लेगा, एंड अदर मटेरियल्स को कहाँ से, फ्रॉम दी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। इसलिए जो सेल का जो मेम्ब्रेन है वो क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है। अब यहाँ पे देखो, जब भी सेल, यहाँ पे नेक्स्ट देखना, एंडोसाइटोसिस नाम का एक प्रोसेस आया। एंडोसाइटोसिस क्या होता है, जब भी कोई सेल अपने इन्वायरमेंट से कुछ चीज़ें लेती हैं, ठीक है, फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, तो वो प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एंडोसाइटोसिस कहते हैं, ठीक है। एंड इसी प्रोसेस के थ्रू जो अमीबा है वो अपने फूड को एक्वायर करता है। वो जो फूड लेता है इन्वायरमेंट से, वो कैसे लेता है, एंडोसाइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू ही लेता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, एक्टिविटी 5.5 में आपको बताया जा रहा है, वहाँ तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बताया जा रहा था, किस चीज़ से बना हुआ है, लिपिड से, प्रोटीन से बना हुआ है। फिर आपको बताया गया कि वो फ्लेक्सिबल होता है, बलून की एग्जांपल ले सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ठीक है। फिर आपको वहाँ पे बताया जा रहा था, ऑस्मोसिस हम कर रहे थे अलग अलग चीज़ों के साथ एक्टिविटी में। एक्सप्लेनेशन अभी तक में अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, क्योंकि आगे जो वीडियो कंटिन्यू होगा उसमें भी एक्सप्लेनेशन इसी तरह से चलेगा, ठीक है। और अभी तक शेयर नहीं किए हो तो अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कर देना। यहाँ पर देखो, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में हमें बताना है, कुछ चीज़ें आप बताइए।
तो हमारा अगर इंटेक्स क्वेश्चन होता तो उसे हम छोड़ देते क्योंकि उसकी एक अलग वीडियो लाएंगे, लेकिन एक्टिविटी हम साथ में ही करेंगे। तो उसके यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का क्या हो सकता है कि वो हाई रिजोल्यूशन इमेजेस देती हैं। ओके, कैसी? तो कुछ जो बायोलॉजिकल हो गई एंड नॉन बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस हो गए हैं, उनके वो हाई रिजोल्यूशन इमेज के लिए हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब आपको इससे नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये बायोलॉजिकल नॉन बायोलॉजिकल क्या कुछ कहा जा रहा है। तो कुछ एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे कि अभी हम सेल के बारे में पढ़ रहे थे, तो सेल के अंदर जो कंपोनेंट्स हमें देखनी थी। ठीक है, सेल का स्ट्रक्चर हो गया हमारा, टिश्यू का स्ट्रक्चर हो गया हमारा। ठीक है, ये सारे चीज़ और कुछ मैक्रोमोलिक्यूलर कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है, जो हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। तो वो सारी चीज़ों को हम कैसे देखेंगे? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू देखेंगे। अब यहाँ पे देखो, इंटेक्स क्वेश्चन की तो हम अलग से कर लेंगे, ये आपको तो पता ही है। यहाँ पे इंडेक्स में जो भी दिया हुआ है वो टॉपिक के बीच में ही से दिया हुआ है। अब देखो, हम सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे कि सेल वॉल क्या होती है। प्लांट सेल में क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो सब सेल में होती है, हमने पढ़ी है, लेकिन जो प्लांट सेल होती है उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा एक और रिजिड आउटर कवरिंग होती है। ठीक है, रिजिड आउटर कवरिंग कहने का मतलब क्या है कि ये जो कवरिंग होगा ना वो बहुत ही हार्ड होगा। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? सेल वॉल कहते हैं। अब हम सेल वॉल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जो सेल वॉल है वो होती क्या है? सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर में होती है। ठीक है, जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ये सेल हो गई हमारी, ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। इसके बाहर भी एक होता है वॉल जिसे हम कहते हैं सेल वॉल। ठीक है, अब आपको बोल रहा है क्या कि ये जो सेल वॉल है वो रिजिड होती है। आपको पता है जब रिजिड बोल रहा है इसका मतलब क्या है? ये कहीं ना कहीं सेल को बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्ट करने के काम आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बोल रहा है कि जो प्लांट का जो सेल वॉल होता है वो बना कैसे होता है, इसका कंपोजिशन बताइए। तो ये सेल्यूलोज से बना होता है। ठीक है, याद रखना। अब ये सेल्यूलोज क्या है, ये भी एक सवाल आ गया। तो सेल्यूलोज सब्सटेंसेस होते हैं जो कि क्या करते हैं? प्लांट को स्ट्रेंथ देते हैं। ठीक है, एक तरह से उसे प्रोटेक्ट करते हैं एनवायरनमेंट से, एंड इसके साथ साथ वो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। ठीक है, किसको? तो जहाँ पे होगा वो, और वो तो प्लांट सेल में पाए जाते हैं, तो उन्हें स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है एंड ताकत देता है उन्हें। ठीक है, प्लांट्स को। सेल्यूलोज इज अ सब्सटेंस, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू प्लांट्स। तो हमने पढ़ लिया सेल वॉल के बारे में यहाँ पे, उसका कंपोनेंट्स। अब यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, जब भी जो प्लांट सेल है वाटर को लूज़ करती है। ठीक है, हमें पता है कि जो वाटर जो लूज़ करती है प्लांट सेल वो कैसे करती है? थ्रू ऑस्मोसिस के थ्रू करती है। ठीक है, तो सेल वॉल जब वो वाटर को जब लूज़ करती है प्लांट सेल, तो उस केस में क्या होता है? हमें पता है कि जो भी सेल होते हैं वो क्या करते हैं? श्रिंक कर जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर का जो कंपोनेंट है वो बाहर निकल गया है, तो उसका जो शेप है वो क्या हो जाएगा? श्रिंक कर जाएगा। तो आपको बोल रहा है कि जब भी ऐसा श्रिंक होता है या फिर जो सेल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है? यहाँ पे आप देखना कि जब भी उसका जो श्रिंकेज होता है सेल में, ठीक है, तो उसके अंदर के जो कंटेंट्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, सिकुड़ जाते हैं। ठीक है, सिकुड़ने से क्या होगा? जैसे कि ये हमारा सेल वॉल है, इसके अंदर का जो सामान है, ठीक है, कंपोनेंट्स है, उसके कंटेंट्स हैं, तो जैसे ही ये श्रिंक कर गया है तो जो कंटेंट्स है ना वो सेल से दूर चले जाते हैं, सेल से दूर चले जाते हैं, और इसी प्रोसेस को हम प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। यहाँ पे आपको अच्छे से नहीं समझ में आया होगा, प्लाज्मोलिसिस हम फिर से देख लेते हैं कि ये प्लाज्मोलिसिस क्या है। यहाँ पे देखना, पहले कोई साफ सिम जगह देख लेते हैं। यहाँ पे देखना प्लाज्मोलिसिस क्या होती है। प्लाज्मोलिसिस को हम एक डायग्राम के थ्रू देखते हैं, जैसे कि ये एक हमारा क्या हो गया? सेल हो गया। ठीक है, हम देख लेते हैं कि ये हमारा एक सेल हो गया, एंड इसके अंदर क्या होती है? ये हमारी, ये देखो इसके अंदर ये हो गई हमारी सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसे हम सेल मेम्ब्रेन मान लेते हैं। इसके अंदर क्या होगी? ये साइटोप्लाज्म, हम नेक्स्ट पढ़ेंगे आगे क्या होती है। ये हमारी क्या हो गई? सेल मेम्ब्रेन हो गई, ये वाली हमारी सेल मेम्ब्रेन हो गई। ठीक है, और ये जो आउटर लेयर की हम बात कर रहे थे ना, ये हमारा सेल वॉल हो गया। देखो ये हमारा हो गया सेल वॉल।
ठीक है, जब भी इसके अंदर का जो वाटर है वो क्या निकल गया। नेक्स्ट हम डायग्राम बनाते हैं। नेक्स्ट निकल गया, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे देखना, ये जो सेल, ये हमारी सेल वॉल ही रहेगी। ओके, ये सेल वॉल है हमारी। ये जो हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात कर रहे थे ना, वो क्या हो जाएगा, देखना, वो सेल से दूर चला जाएगा। देखो सेल से क्या हो गया, दूर चला गया, कॉन्ट्रैक्ट कर गया। यहाँ पे देखो ये जो सेल वॉल थी उसके अंदर देखो स्पेस बढ़ गया, यहाँ पे भी स्पेस बढ़ गया। ये सेल वॉल से क्या हो गया, थोड़ा दूर चला गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन दूर चला गया। तो दूर जाने से क्या हुआ, ये हो गई न्यूक्लियस। ठीक है, ये हो गई न्यूक्लियस। तो इस तरह से क्या हो गया, जो भी कंपोनेंट्स है वो सेल के क्या हो गया, सेल वॉल से दूर चले गए। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कर गए। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोलिसिस, प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। ठीक है, वो जो कंपोनेंट्स है वो क्या हो गए, सिकुड़ गए, सेल वॉल से दूर हो गए। इसी को यहाँ पे बताया जा रहा है कि हम प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट बोल रहा है कि वी कैन ऑब्जर्व दिस फेनोमेना बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। एक एक्टिविटी हम करेंगे, देखो 5.6, उससे हम इस चीज़ को क्लियरली समझ जाएंगे क्या बोल रहा है। सबसे पहले क्या बोल रहा है आपको, Mount the peel of a rheolith in water on a slide and examine cells under the high power of a microscope। सबसे पहले तो माउंट तैयार कर लेंगे, रियोलीफ का माउंट हम अनियन पील का तैयार किए थे, उसी तरह यहाँ पे रियोलीफ का तैयार कर लेंगे इन वाटर में। ठीक है, एंड क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप स्लाइड में ले लो माउंट, जो रियोलीफ का जो माउंट हमने तैयार किया है उसे हम स्लाइड में ले लेंगे। एंड एग्जामिन करने के लिए क्या यूज़ करेंगे हम, इस बार जो हम यूज़ करेंगे वो हमारा हाई पावर माइक्रोस्कोप होगा। ठीक है, माइक्रोस्कोप के हाई पावर के अंदर हम क्या करेंगे, उसे देखेंगे। अब देखने में हमें मिलेगा, यहाँ पे देखो, नोट द स्मॉल ग्रैनुल्स कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। जो हम इस बार क्या ले रहे हैं, लीफ ले रहे हैं, रियो लीफ ले रहे हैं। तो आपको पता है कि जो ग्रीन लीफ होती है उसमें क्लोरोप्लास्ट होती है, प्लास्टिड का एग्जाम्पल है क्लोरोप्लास्ट। तो ये जो ग्रीन ग्रैनुल्स हैं वो आपको बोल रहा है कि आप इसे नोट कर सकते हैं, जब हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो ये हमें दिखेगा। ये जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो क्या करते हैं, ये ग्रीन सब्सटेंस कंटेन किए होते हैं जिससे ही हम क्लोरोफिल कहते हैं। आपको पता है फोटोसिंथेसिस के लिए ही क्लोरोफिल बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल होता है। अब आपको बोल रहा है क्या, एक स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन लीजिए, या तो फिर आप शुगर की ले सकते हैं या तो फिर सॉल्ट की ले सकते हैं। एंड ये जो हमने माउंटेड लीफ तैयार किया ना स्लाइड पे, उस पर क्या कर देंगे हम लोग, डाल देंगे, ड्रॉप करेंगे। ड्रॉप करने के बाद क्या करेंगे, वेट फॉर अ मिनट, आप कुछ समय के लिए इंतज़ार कर लो। एंड इंतज़ार करने के बाद माइक्रोस्कोप को यूज़ करके उसके अंडर हम लोग उसे ऑब्जर्व करेंगे। अब आपको बोल रहा है कि आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमें ऑस्मोसिस देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखना, जो लास्ट वाला यहाँ पे जो नेक्स्ट केस बोल रहा है, यहाँ पे हमें क्या करना है, नाउ प्लेस सम रियो लीव्स इन बॉइलिंग वाटर। इस बार क्या करना है, जो रियो लीफ हम लेंगे ना उसे हम वाटर में डाल देंगे, गर्म पानी में। ठीक है, और कुछ मिनट तक के लिए। इससे क्या हो, जो सेल है ना वो किल हो जाएगी, मर जाएगी। लीफ के अंदर जो सेल है वो मर जाएगी, वाटर गर्म अगर हम उसे उसमें डाल देंगे तो। देन आपको क्या करने बोल रहा है कि इस तरह से जो हमने जो लीफ तैयार किया है इस बार उसका माउंट तैयार करेंगे, उसी डेड सेल वाले लीफ का। एंड उसे एक स्लाइड पे रख के उसे हम ऑब्जर्व करेंगे माइक्रोस्कोप के नीचे। फिर आपको बोल रहा है क्या, ऑब्जर्व करने के पहले आप क्या करो, एक स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन तैयार किया हुआ है जो हमने शुगर या सॉल्ट की। सॉल्यूशन कैसे तैयार करना है शुगर और सॉल्ट की तो आपको पता है। ठीक है, वाटर ले लो, इसके अंदर शुगर या सॉल्ट को डाल दो। तो उसको क्या करना है, हमें उस माउंटेड लीफ के ऊपर डालना है जो कि हमने स्लाइड में ऑलरेडी रखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखना, फिर बोल रहा है कुछ मिनट के लिए इंतज़ार कीजिए एंड ऑब्जर्व कीजिए से इसके साथ क्या होता है। फिर आपको बोल रहा है क्या इस बार प्लाज्मोलिसिस हुआ, प्लाज्मोलिसिस हुआ या नहीं हुआ है, सो हमें बताना है इस बार। तो इस बार प्लाज्मोलिसिस होगा या नहीं होगा। प्लाज्मोलिसिस पता है ना आपको क्या होता है, जब सेल के जो कंपोनेंट्स है वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, सेल वॉल से दूर हो जाता है। तो इस बार बोल रहा है कि क्या प्लाज्मोलिसिस हुआ, तो इस बार नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जब वो सेल ही मर गए तो उसके अंदर कुछ प्रोसेस तो होगा ही नहीं। ठीक है, अब आपको बोल रहा है, देखो जैसे कि सेल के अंदर क्या है, सेल मर चुके हैं, डेड हो गया। हमें पता है लाइफ प्रोसेस का मतलब ही है कि किसी भी चीज़ में लाइफ होना चाहिए। तो सेल डेथ हो गया ना, सेल सारा तो उसके अंदर का मर गया है, तो प्लाज्मोलिसिस उसमें होगा ही नहीं। ठीक है, या तो वाटर का अंदर जाना सेल के, या तो फिर सेल से बाहर आना, ये सभी एक लाइफ प्रोसेस है। और जब सेल ही डेथ हो गई सेल की तो उसमें तो प्लाज्मोलिसिस होगी ही नहीं।
अब यहाँ पे देखो व्हाट डू यू इन्फो फ्रॉम द एक्टिविटी, क्या हमने देखा कि हमने ये देखा कि जो लिविंग सेल्स होते हैं, नॉट डेड सेल्स, डेड सेल्स की बात नहीं कर रहे हम, जो लिविंग सेल्स होते हैं वो वाटर को ऑब्जर्व करते हैं बाय ऑस्मोसिस, ठीक है, ऑस्मोसिस के थ्रू उसमें जाएगा ही। Cell walls permit the cells of plants, fungi, bacteria to withstand very dilute hypotonic external media without bursting। यहाँ पे जो लाइन बोला जा रहा है उसका मतलब क्या है, ये देखो कि जो सेल, हमने पता है जो सेल है उसमें क्या होता है, ऑस्मोसिस होगा, और अगर वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में दिया हुआ है तो सेल जो होते हैं वो क्या करते हैं, स्वेल करते हैं। तो जैसे मान लो कि अगर हम बलून लेते हैं, ठीक है, और उसमें अगर हम एयर को क्या है डालते हैं, तो एक ऐसा स्टेज आता है जब बहुत ही ज़्यादा हवा चला जाता है बलून, तो बलून क्या होती है, फट जाती है, ठीक है। तो सेल में भी क्या कर रहे हैं, हम वाटर को डाल रहे हैं ऑस्मोसिस के थ्रू, उसमें वाटर जा रहा है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, तो सेल को तो फट जाना चाहिए, क्यों, क्योंकि इसका जो बाहर का जो ये लेयर है उस पर क्या बहुत ही ज़्यादा प्रेशर ये एक्सर्ट कर चुका है। तो ये जो सेल वॉल होती है इसी के कारण ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि ये जो सेल होती है बहुत ही ज़्यादा रिजिड टफ स्ट्रक्चर होती है सेल की, तो वो क्या करते हैं अपने से सारे प्रेशर जो होते हैं सेल के उसे वो होल्ड किए रहते हैं, ठीक है, उस प्रेशर को होल्ड किए रहते हैं, जिसके कारण जैसे ये बलून इसकी लेयर बहुत थिन होती है, ठीक है, तो ये फट जाता है, प्रेशर सह नहीं पाता है। तो ये जो सेल के अंदर जितना भी प्रेशर बनता है ना वाटर जो सॉल्वेंट है जाने से, तो वो सारे प्रेशर क्या होता है, अगर हम सेल वॉल मान लिए इसको, तो ये सारे प्रेशर सेल वॉल में ट्रांसफ़र हो जाती है, एंड सेल वॉल इस तरह से किसी भी सेल को बर्स्ट होने से बचाता है जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट होंगी, ठीक है। द सेल स्वेल्स बिल्डिंग अ प्रेशर अगेंस्ट सेल वॉल, यही तो हमने देखा, ठीक है, प्रेशर बनती है सेल वॉल पे, एंड प्रेशर बनने के कारण क्या होता है कि जो सेल है वह फट सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि हमारे पास सेल वॉल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो न्यूक्लियस के बारे में बोला जा रहा है, तो नेक्स्ट वाली वीडियो में हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ लेंगे। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करना, ठीक है। टेक केयर एंड बाय बाय।